हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु प्रोफेसर अर्पित कौर हियर। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कोई वीडियो आप पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है वो ऑन टाइम मिल सके। तो एज वी आर रनिंग विद द बिजनेस लॉ, तो ऑलमोस्ट 80% जो इसका सिलेबस है वो अपलोड हो चुका है। वी आर जस्ट लेफ्ट विद द 20% सिलेबस ऑफ दिस। होपफुली आपके एग्जाम्स से पहले ये 100% सिलेबस आपको हमारी वीडियोस के ऊपर मिलेगा, थ्योरी गुरु के ऊपर। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हम 3rd चैप्टर कर रहे हैं, दिस इज पार्ट 12। अब 3rd चैप्टर में हम उसका इंट्रो कर चुके हैं बच्चा पार्ट 11 में। नाउ पासिंग ऑफ रिस्क, और आपको शॉर्ट में आ जाते हैं CIF क्या है, FOB क्या है और एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। तो ये 4 चीजें हम फटाफट से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पासिंग ऑफ रिस्क। देखो ये डील करता है सेक्शन 26। कहते रिस्क जो है ना वो प्रॉपर्टी के साथ ही पास ऑन हो जाता है। प्रॉपर्टी मींस ओनरशिप, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वर्ड यूज किया जाता है ओनरशिप। तो ओनरशिप के साथ ही रिस्क पास हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन था A, उसने ना बिड में, ऑक्शन में बिड लगा के, बोली लगा के एक पिक्चर परचेज करी फॉर 1000। आफ्टर द बिड हुआ क्या, पिक्चर डैमेज हो गई। अब लॉस किसके ऊपर फॉल करेगा? अब ये डिपेंड करता है कि ऑनरशिप किसकी है उस टाइम पे। अब देखो बिड कब कंप्लीट होती है, जब हैमर फॉल होती है, ठीक है। तो लॉस किसके ऊपर जाएगा? अगर तो हैमर फॉल होने से पहले डैमेज हुई है पिक्चर, तो जो लॉस है वो किसके सिर के ऊपर होगा? सेलर के सिर के ऊपर, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे सेलर उसका ऑनर है। लेकिन अगर बिड होने के बाद, हैमर फॉल होने के बाद पिक्चर इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो अब उसका ऑनर कौन है? बायर, जिसने परचेज करी। तो लॉस बायर को बियर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस चीज की कुछ एक्सेप्शन है कि कब, मतलब ऑनर नहीं, दूसरे पर्सन को या पार्टी इन फॉल्ट को उसका लॉस बियर करना पड़ेगा। पहली एक्सेप्शन क्या है? वेयर द पार्टीज हैव कम टू सम एग्रीमेंट टू द कंट्रेरी, जहां पे सेलर ने खुद ही बोला है कि मेरी जिम्मेवारी है कि मैं इसको आप तक सेफली पहुंचाऊंगा। तो वहां पे रिस्क अभी किसके सिर के ऊपर है? सेलर के, क्योंकि सेलर ने खुद एग्री करा, ठीक है। तो इसमें चाहे ओनरशिप पास हो भी गई है बायर की तरफ, लेकिन स्टिल रिस्क किसके पास है? सेलर के पास। दूसरा क्या हो सकता है? वेयर डिलीवरी हैज बीन डिलेड थ्रू द फॉल्ट ऑफ ईदर बायर और सेलर, मतलब जो भी गुड हमने सेल करा उसकी डिलीवरी में जिसका भी कसूर है वही बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा भैया लॉस बियर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, D है बायर, P है सेलर, ठीक है। D ने क्या बोला बायर को? P के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि तू मुझे 30 टन ऑफ एप्पल जूस जो है वो डिलीवर करेगा, ठीक है। अब P ने क्या किया? पहले तो इन दोनों में बात क्या हुई कि वो जो डिलीवरी है वो कैसे आएगी? वीकली ट्रक लोड में आएगी। ओके फाइन है भैया। P ने क्या करा? P के पास जितने एप्पल्स थे सारे उतारे, क्रश करे उसने और उसका जूस बना दिया। पुट द जूस इन अ कास्क्स। कास्क्स क्या होता है? नहीं पता? ये देखो इसकी फोटो, मतलब इस तरह के कंटेनर्स में, इसको बोलते हैं कास्क्स। तो उसने P ने सारा एप्पल जूस बना के कास्क्स में डाल दिया। अब हुआ क्या? फेब तक तो बड़े अच्छे से डिलीवरीज हुई, लेकिन उसके बाद ना बायर कहता है कि अभी थोड़ा टाइम डिलीवरीज रोक दो। ओके फाइन। तो P ने क्या करा? टुक सम डिलीवरी सब्सिक्वेंटली उसने ले ली, D ने, बायर ने, लेकिन उसके बाद उसने रुकवा दी डिलीवरीज। तो जूस जो है वो स्टिल वेट कर रहा है फॉर द ऑर्डर। किसका ऑर्डर? D का ऑर्डर, क्योंकि बायर ने मना किया अभी मत भेजो। और नवंबर तक वो बेचारा वेट करता रहा। फेब के बाद देखो नवंबर तक वेट करता रहा, तो नवंबर में जाके जो जूस है वो सारा डिटीरियोरेट हो गया, खराब हो गया। अब इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है बताओ? अभी ऑनरशिप तो बेशक सेलर के पास ही है, उसकी सेलर के पास ही वो पड़े है, लेकिन गलती किसकी है? D की। तो इसका लॉस किसको बियर करना पड़ेगा? D को, दैट इज बायर को। एग्जाम्पल अच्छी है ना ये वाली? मतलब इसमें बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है, देखो कि P के पास है उसकी ऑनरशिप, लेकिन स्टिल लॉस हैज टू बियर बाय द D बिकॉज हेयर फॉल्ट इज ऑफ बायर, राइट। तीसरा है, इसमें कहते हैं रूल डज नॉट इफेक्ट, मतलब जहां पे ना सेलर या बायर बेली का काम कर रहे हैं। बेली कौन होता है? इंटरमीडिएट पर्सन, ठीक है। जहां पे वो बेली का काम कर रहे हैं वहां पे वो एग्जम्प्टेड है, वहां पे मतलब उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता, इवन व्हेन द रिस्क इज पास्ट। जैसे एग्जांपल देखो,
ए सेलर है, बी बायर है। ए ने बी को फर सेल करी, बी कहता है कि वो ना आप कस्टम के थ्रू मेरे को डिलीवर करो, तो ए कहता है कि उसमें रिस्क काफी है, तो बी कहता है कोई बात नहीं, मेरा अप्रूवल है, ठीक है, मेरा अप्रूवल है, आप उसके थ्रू उसको डिलीवर करो। अब हुआ क्या, कस्टम डिपार्टमेंट में बर्गलर्स ने उसको चोरी कर लिया। अब यहाँ पे सेलर ने भेजा है, बर्गलर ने चोरी कर लिया, लेकिन अप्रूवल किसका था कि भेज दो, कोई बात नहीं, अप्रूवल था बायर का। तो सेलर एज बेली सिर्फ उसके गुड्स पहुंचा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे बी खुद रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज के लिए, क्योंकि बी के अप्रूवल के कारण ही वो गुड्स कस्टम के थ्रू आ रही थी, जहां से वो चोरी हो गई, ठीक है, लूटपाट हो गई वहां पे, तो ए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्लियर है ये टॉपिक? बहुत इजी टॉपिक है, पासिंग ऑफ रिस्क, वेरी गुड। अब आ जाते हैं CIF कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, फटाफट से सुनिए, बहुत इजी टॉपिक है। C स्टैंड्स फॉर कॉस्ट, I स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस, F स्टैंड्स फॉर फ्रेट। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में ना ये तीनों चीजों का खर्चा सेलर बियर करता है। सेलर हिमसेल्फ हैज टू पे द कॉस्ट ऑफ द गुड्स, इंश्योरेंस चार्जेस ड्यूरिंग ट्रांजिट टू द बायर एंड द फ्रेट ऑल्सो। लेकिन ऐसा नहीं है कि बायर से इसकी पेमेंट नहीं लेगा। प्राइस एग्रीड टू बी पेड बिटवीन द पार्टीज, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस फिक्स किया जाता है ना, उसके अंदर इन तीनों चीजों का प्राइस इंक्लूडेड होता है। क्लियर? लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी वो किसकी होती है? सेलर की। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ इंश्योर्ड गुड्स, लेकिन उसकी अमाउंट उसके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के बीच में इंक्लूडेड होगी। जनरली होता क्या है, जैसे सेलर है, ठीक है, वो इंश्योरेंस करवा के, फ्रेट करवा के, सारा कुछ है ना, उसके डॉक्यूमेंट्स बैंक को भेजता है। कौन से बैंक को? जो बैंक बायर की प्लेस पे है। मतलब मान लो अगर मैंने डिलीवरी मंगवाई है, तो जिस भी बैंक में मेरा अकाउंट है, ठीक है, उसमें सेलर मेरे डॉक्यूमेंट्स भेजेगा। देन आई विल हैव टू पे द मनी टू दैट बैंक, और मनी पे करने के बाद बैंक मुझे वो डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करेगा। फिर पोर्ट पे मुझे वो डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। रिप्रेजेंट करने के बाद मेरे पास गुड्स का पोजेशन आएगा। क्लियर एवरीवन? बहुत इजी टॉपिक है। लेकिन इसमें ये भी बताया गया है कि अब इसमें सेलर की क्या ड्यूटीज हैं और बायर की क्या ड्यूटीज हैं, ठीक है। मतलब CIF कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेलर की क्या ड्यूटीज है। तो मैंने 3-4 ही लिए हैं, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं हमें आएगा, ये 5 मार्क्स में आएगा, तो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो देखो सेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑब्वियसली सबसे पहले वो इनवॉइस बनाएगा, बिल जनरेट करेगा, फिर वो पोर्ट का अरेंजमेंट करेगा कि किस शिप के थ्रू जो वो सारे गुड्स वगैरह वो कैसे सेंड करेगा। इंश्योरेंस की जिम्मेवारी उसकी है, इंश्योरेंस करेगा, और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स टाइमली फॉरवर्ड करेगा टू द बायर्स बैंक। यस। अच्छा, अब बायर की क्या जिम्मेवारी होगी? सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो उसकी है कि भैया प्राइस टाइम पे कर दे तू, ठीक है, मस्ट पे द प्राइस। अब अगर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में बायर को कुछ टाइम चाहिए पेमेंट करने के लिए, तो किस केस में हमें टाइम मिल सकता है? बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में। उसमें हमें मैक्सिमम 3 मंथ्स का टाइम मिल सकता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करे, वो एक्सेप्ट करे। और अगर वो बैंकर्स क्रेडिट के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, बैंकर्स क्रेडिट मतलब बैंक उसके बिहाफ पे जो है वो पेमेंट करेगा, बैंकर्स क्रेडिट के थ्रू पेमेंट करना चाहता है, तो उसे लेटर ऑफ क्रेडिट इन फेवर ऑफ सेलर इशू करवानी पड़ेगी फ्रॉम द बैंक। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि बैंक कहता है कोई बात नहीं, मेरी जिम्मेवारी पे आप इस पर्सन को गुड्स डिलीवर कर दो, ये लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। तो फिर बायर को उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज वर द ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर। होपफुली दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ व्हाट आर FOB कॉन्ट्रैक्ट्स? FOB, फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड मतलब इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना जनरली क्या होता है कि जो सेलर है उसके ऊपर शिपिंग की जिम्मेवारी होती है कि वो बोर्डिंग करवाएगा गुड्स की। सेलर ही सारे एक्सपेंसेस बियर करेगा बोर्डिंग के। सेलर हैज टू पुट गुड्स ऑन बोर्ड अ शिप एट हिज ओन एक्सपेंसेस फॉर कैरेज टू द बायर, राइट। और इसके अंदर सेलर ये भी बताएगा कि किस शिप के थ्रू जो गुड्स हैं वो डिलीवर किए जा रहे हैं। वैसे इट्स ऑब्वियस, वो बताएगा ही ना, तभी तो बायर को पता चलेगा कि गुड्स कहाँ से लेनी है। तो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट स्पेसिफाई द शिप टू विच द गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड एंड सेलर डज नॉट इंश्योर द गुड्स हेयर। अगर बायर को टेंशन है तो अपने आप इंश्योर करवाओ, बायर हैज टू डू इट इफ ही लाइक्स। क्लियर? अब लास्ट आ जाते हैं आपके एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट्स।
ये कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं भाई? इसमें सेलर पूरी जिम्मेवारी लेता है गुड को बायर तक डिलीवर करने की, ठीक है। फ्रॉम अ शिप विच हैज अराइव्ड एट द पोर्ट ऑफ डिलीवरी, मतलब बायर, फॉर सपोज आई एम अ बायर, तो जहां पे मेरे को गुड्स मिलेंगी, जिस पोर्ट पे मिल सकती हैं, सेलर की जिम्मेवारी है कि अपने पोर्ट से मेरे पोर्ट तक वो पूरी तरह से गुड्स डिलीवर करेगा, ठीक है। सेलर को ही फ्रेट के चार्जेस पे करने पड़ेंगे, सेलर को ही इंश्योरेंस के चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो वॉयज के टाइम पे जब उस पोर्ट से मेरे पोर्ट तक गुड्स आ रहे हैं ना, तो बीच में जितना भी रिस्क है वो सारा रिस्क किसको बियर करना पड़ेगा? सेलर को बियर करना पड़ेगा। तो अगर सेलर वो रिस्क को कवर करवाना चाहता है तो इंश्योरेंस भी उसे खुद ही करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो फ्रेट के चार्जेस भी वही पे करता है और इंश्योरेंस के चार्जेस भी वही पे करता है। और प्रॉपर्टी इन गुड्स तब तक बायर को पास नहीं होती जब तक कि वो उसके पोर्ट पे डिलीवर नहीं की जाती। मतलब मैं तब तक इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगी जब तक कि सेलर मुझे मेरे पोर्ट तक गुड्स को डिलीवर नहीं करेगा। तो क्लियर है, एक्शिप कॉन्ट्रैक्ट्स भी, एफओबी कॉन्ट्रैक्ट्स, सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पासिंग ऑफ रिस्क। तो बेसिकली हमने इसमें 5 मार्क्स के 4 टॉपिक कवर कर लिए, कितनी जल्दी कवर कर लिए, राइट। तो यही जादू है थ्योरी गुरु का। तो होपफुली सारा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ, विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट confined theory notes of commerce. Thank you so much for watching. Have a nice day.